हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम जो है बाल विकास के अंतर्गत कल्पना टॉपिक को पढ़ेंगे। जो व्यक्तिगत विभिन्नता हमारा पहला टॉपिक था, उसमें हमने स्मृति विस्मृति पढ़ लिया था। ओके, अब हम आते हैं कल्पना पे। कल्पना को पढ़ के हम रुचि और अवधान पढ़ेंगे और हमारा पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम देखते हैं कल्पना के बारे में, यानी कि इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और उसका एक मानसिक चित्रण कर लेते हैं तो क्या होता है, वो कल्पना हो जाता है। तो हम अर्थ देख लेते हैं। ओके, हम अर्थ देख लेते हैं कि अर्थ क्या होता है कल्पना का। तो कोई चीज़ या घटना, ओके, कोई चीज़ या घटना। ओके, क्या देखा हमने? कोई भी चीज़ है या घटना है जो अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है, जो अनुपस्थित है, जो अनुपस्थित है और उसके बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, उसका नए रूप से हम मानसिक चित्रण कर लेते हैं। अनुपस्थित है, उसके बारे में हम नए रूप से मानसिक चित्रण कर लेते हैं। उसके बारे में हम नए रूप से मानसिक चित्रण कर लेते हैं। मानसिक चित्रण कर लेते हैं तो क्या हो जाती है? कल्पना। वो कल्पना है। अब हम एक बार समझ लेते हैं, फिर हम परिभाषाओं पे आते हैं। हम देखते हैं कल्पना यानी इमेजिनेशन, किसी चीज़ के बारे में सोचना और उसका मानसिक चित्रण कर लेना। तो हमने क्या देखा? कोई भी चीज़ या घटना है, ओके, जिसे हम सोचते हैं, ओके, और जो हमारे सामने है नहीं। सोचते हैं, वो हमारे सामने है नहीं और उसके बारे में हम नए रूप से उसका मानसिक चित्रण कर लेते हैं, उसका एक चित्र बना लेते हैं अपने मस्तिष्क में कि वो ऐसा होगा, इसलिए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तब कल्पना कहते हैं। तो सीधे सीधे अर्थ में हम देख लेते हैं, कोई चीज़ या घटना जो अनुपस्थित है और उसके बारे में हम नए रूप से मानसिक चित्रण कर लेते हैं, वो कहलाती है कल्पना, यानी कि इमेजिनेशन। ओके, अब हम देखते हैं 2-3 परिभाषाओं को लिख लेते हैं, उसके बाद सीधे परिभाषा को देखते हैं। ओके, तो अब हम परिभाषाओं को देखते हैं। ओके, किसने क्या कहा है? ओके, तो पहली परिभाषा हमारी ये है कि हम कल्पना या कल्पना करने की उचित परिभाषा, हम कल्पना या कल्पना करने की उचित परिभाषा अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने के रूप में कर सकते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि हम कल्पना या कल्पना करने की उचित परिभाषा, ओके, हाँ, तो हमने क्या देखा कि हम कल्पना या कल्पना करने की उचित परिभाषा जो है अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में, जो बातें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दे रही हैं उसके संबंध में हम विचार करते हैं या एक इमेज बनाते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो ये कल्पना कहलाती है। तो एक बार सीधा सीधा हम देख लेते हैं, हम कल्पना या कल्पना करने की उचित परिभाषा अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने के रूप में कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं उसके बारे में हम विचार करेंगे तो हमारी कल्पना कहलाएगी। ओके, तो ये कहा था मैकडूगल ने, याद रखिएगा, ये कहा था मैकडूगल ने। ओके, फिर आती है अगली परिभाषा, कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं। ओके, कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, इसमें वास्तविक से अवास्तविक का सृजन किया जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि जो कल्पना है कि सामग्री स्मृतियां हैं, इसमें जो वास्तविक चीज़ों से हम अवास्तविक का सृजन करते हैं, यानी कि यही बात है कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का हम सृजन करते हैं। ओके, और ये परिभाषा दी है बेरिंग व अन्य ने। ओके, बेरिंग व अन्य ने, ये नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है मैकडूगल वाली। फिर एक परिभाषा और आती है, ये भी हम देख लेते हैं। ओके, तो ये परिभाषा है, कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम, ओके, कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभाओं का नए रूप में, ओके, कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभाओं को नए रूप में प्रयोग करते हैं या हमको अपने पिछले अनुभव को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। ओके, फिर से एक बार समझते हैं, कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभाओं का नए रूप में प्रयोग करते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया। या हमको अपने पिछले अनुभव, जो हमारा पिछला अनुभव है, ओके, को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में, पिछले अनुभव के हिसाब से
ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी, तो वो कल्पना कहलाती है इनके अनुसार। ये कहा था रायबर्न ने। ओके, तो हमने ये परिभाषाएं देख ली। ओके, अब हम वर्गीकरण देख लेते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, परिभाषाएं मैकडूगल की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम देख लेते हैं वर्गीकरण इसका। आइए, ओके, तो हम देखते हैं कल्पना का वर्गीकरण। कल्पना का वर्गीकरण जो है ये मैकडूगल के अनुसार, ओके, ये किसके अनुसार है? ये मैकडूगल के अनुसार है। याद रखिएगा, 2 भाग में किया गया है मैकडूगल के अनुसार। ओके, कल्पना का वर्गीकरण मैकडूगल के अनुसार 2 भागों में किया गया है, एक पुनरुत्पादक कल्पना, एक उत्पादक कल्पना, यानी एक प्रोडक्टिव और एक रिप्रोडक्टिव और एक प्रोडक्टिव। तो इन 2 भागों में इन्होंने बांटा है कल्पना को, 2 प्रकार बताए हैं। ओके, अब हम देखते हैं उत्पादक कल्पना के भी 2 भाग होते हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं। एक होता है रचनात्मक कल्पना, ओके, रचनात्मक कल्पना, और एक होता है सृजनात्मक कल्पना। ओके, सृजनात्मक कल्पना। तो उत्पादक कल्पना के ये 2 भाग हो गए। ओके, तो इसका होगा क्रिएटिव इमेजिनेशन और इसका होगा कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन। ओके, तो हमने क्या देखा, एक बार और देख लेते हैं। मैकडूगल के अनुसार कल्पना का वर्गीकरण मैंने 2 भागों में किया, पुनरुत्पादक और उत्पादक कल्पना। और उत्पादक कल्पना को 2 भागों में बांटा गया, रचनात्मक और सृजनात्मक। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि पुनरुत्पादक कल्पना क्या होती है। ओके, फिर उसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे बीते हुए अनुभव का ज्यों का त्यों अभिव्यक्त कर देना, रिप्रोडक्ट कर देना, रिप्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो है उसके बाद उसका दोबारा से प्रोडक्ट अंग्रेजी अर्थ से हम समझेंगे कि कोई प्रोडक्ट हो उसका रिप्रोडक्ट में भी निर्माण कर देना। ओके, तो हम देखते हैं पुनरुत्पादक कल्पना। तो इन्होंने क्या कहा है कि बीते हुए अनुभव का ज्यों का त्यों अभिव्यक्त कर देना, यानी जो भी अनुभव बीत गए हैं, ठीक है, बीते हुए अनुभव का ज्यों का त्यों अभिव्यक्त कर देना, जैसे थी वैसे ही ज्यों का त्यों अभिव्यक्त कर देना। ये क्या है? पुनरुत्पादक कल्पना है, अभिव्यक्त कर देना। ओके, तो हमने क्या देखा पुनरुत्पादक कल्पना में कि बीते हुए अनुभवों का ज्यों का त्यों अभिव्यक्त कर देना। ठीक है, जैसे अपने बचपन को याद करना और आज भी वही दिन याद आ जाए, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, तो जो बीते हुए अनुभव को है ज्यों का त्यों अभिव्यक्त कर देना क्या है? पुनरुत्पादक कल्पना है। आई समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं उत्पादक कल्पना क्या है। ओके, तो उत्पादक कल्पना क्या है? जैसे बीते हुए अनुभव को याद करके कुछ नया बनाना। ओके, इसमें क्या है? बीते हुए अनुभवों को याद करके कुछ नया बनाना। यहाँ लिख देते हैं, इसमें है बीते हुए अनुभव को याद करके कुछ नया सृजन करना। ओके, तो ये हो गया उत्पादक कल्पना, कुछ नया सृजन करना। ठीक है, तो यहीं पे साफ साफ अंदर देखा जा सकता है। पुनरुत्पादक कल्पना में हमने देखा कि ज्यों का त्यों अभिव्यक्त कर दिया जाता है बीते अनुभवों को, और यहाँ पे बीते अनुभव को याद करके कुछ नया सृजन किया जाता है, कुछ नया बनाया जाता है। और उत्पादक कल्पना को हम देखते हैं 2 भागों में बांटा गया। जैसे हमने कोई चीज़ देखकर हम नई चीज़ बना लें। ओके, तो फिर ये 2 भागों में बांटी गई, रचनात्मक कल्पना और सृजनात्मक कल्पना। तो रचनात्मक कल्पना क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा। रचनात्मक कल्पना क्या होती है? भौतिक वस्तुओं के निर्माण में काम आने वाली कल्पना। क्या रचनात्मक कल्पना क्या है? किसी चीज़ की रचना करना, यानी कि भौतिक वस्तुओं के निर्माण में काम आने वाली, भौतिक वस्तुओं के निर्माण में काम आने वाली जो कल्पना होती है वो रचनात्मक कल्पना होती है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ की रचना करते हैं या किसी चीज़ का निर्माण करते हैं वो चीज़ होती है। जैसे हमें डैम बनाना है, बिल्डिंग बनानी है कोई। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई। पुल बनाना है तो लिख देते हैं, जैसे हमें भौतिक का किसमें, जैसे डैम हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, ओके, पुल हो गया, ये सब चीज़ें हो गई कि जैसे अगर हमें बनाना है तो रचनात्मक कल्पना हमारी वहाँ पर काम आती है, यानी कि भौतिक वस्तुओं के निर्माण में काम आती है। अब देखते हैं सृजनात्मक क्या होता है? ये अभौतिक वस्तुओं के सृजन में। ओके, सृजनात्मकता क्या होती है? कोई भी अभौतिक वस्तु है उसके सृजन में, अभौतिक वस्तुओं के सृजन में। ओके, जैसे कहानी बच्चा कोई सुनता है, ओके, कहानी सुनता है, कहानी लिखता है, तो उसके आगे वो और भी कल्पना कर लेता है, तो सृजनात्मकता हो जाती है। तो हम एक बार और समझ लेते हैं। पूरा मैकडूगल के अनुसार कल्पना का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, पुनरुत्पादक कल्पना, उत्पादक कल्पना। पुनरुत्पादक कल्पना क्या है? अनुभव का, बीते हुए अनुभव का ज्यों का त्यों अभिव्यक्त कर देना। और उत्पादक कल्पना क्या है? कि बीते हुए अनुभव को याद करके कुछ नया सृजन करना।
उत्पादक कल्पना को दो भागों में बांटा गया है, रचनात्मक कल्पना, सृजनात्मक कल्पना। रचनात्मक कल्पना में क्या है, भौतिक वस्तुओं के निर्माण में काम आने वाली कल्पना है ये, जैसे डैम बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये सारी चीज़ें हैं। और सृजनात्मक कल्पना में क्या आता है, अभौतिक वस्तुओं का सृजन करना, जैसे कि कहानी है, कहानी कोई लिख रहा है, उसके आगे सोच सोच के लिखना, तो सृजनात्मकता है। तो हमने ये देख लिया मैकडूगल के अनुसार कल्पना का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं ड्रेवर के अनुसार कल्पना का वर्गीकरण। ओके, अब हम देखते हैं ड्रेवर के अनुसार कल्पना का वर्गीकरण कैसे किया गया है। ओके, तो हम देखते हैं ड्रेवर के अनुसार। तो ड्रेवर के अनुसार भी कल्पना का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला है कि पुनरुत्पादक कल्पना, ओके, और दूसरा है उत्पादक कल्पना। ओके, ये हमने जान लिया। फिर उत्पादक कल्पना जो है इसको हमने दो भागों में बांटा है, आदनात्मक कल्पना या ग्राही या अनुकरणात्मक कल्पना बोलते हैं, यानी कि रिपीटेटिव। ओके, फिर दूसरा भाग इसका है सृजनात्मक कल्पना में हमने बांट दिया। ओके, फिर जो सृजनात्मक कल्पना है इसको हमने दो भागों में बांटा, कार्य साधक कल्पना और परिणामवादी कल्पना। और दूसरा क्या है, सौंदर्यात्मक या रसात्मक कल्पना हो गया। ओके, फिर जो है कार्य साधक कल्पना को है जो हमने दो भागों में बांट दिया गया, विचारात्मक या सैद्धांतिक कल्पना, क्रियात्मक या व्यवहारिक कल्पना। ओके, और फिर सौंदर्यात्मक कल्पना को हमने बांट दिया कलात्मक कल्पना में और मंतरंग कल्पना में। ओके, अब हम एक एक कल्पना को देख लेते हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा मैकडूगल में कि पुनरुत्पादक कल्पना क्या होता है कि बीते हुए अनुभवों का दोबारा से ज्यों का त्यों अभिव्यक्त कर लेना, वो पुनरुत्पादक कल्पना होती है। और उत्पादक कल्पना में हमने देखा कि बीते हुए अनुभवों का नए तरीके से सृजन करना या नए तरीके से सोचना उत्पादक कल्पना कहलाती है। ओके, फिर आता है आदनात्मक ग्राही या अनुकरणात्मक कल्पना। ठीक है, तो ये जो होता है आदनात्मक या अनुग्रहण, ये सबसे निम्न स्तर की कल्पना होती है। याद रखिएगा, ये चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, ये निम्न स्तर की कल्पना क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें अनुकरण करें, यानी किसी की बातों को सुनकर ज्यों का त्यों वैसे ही सोच लेना या कल्पना कर लेना अनुकरणात्मक कल्पना कहलाता है। जैसे किसी की बातों को हमने सुना या टीचर ने कोई चार्ट दिखाया और उसके बारे में हमने सोच लिया, अनुकरण कर लिया, तो क्या हो गया, वो आदनात्मक कल्पना हो गया। ओके, और फिर आता है सृजनात्मक कल्पना, इसे हम उच्च स्तर की कल्पना कहते हैं। ये सबसे उच्च स्तर की होती है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, हम अभौतिक वस्तुओं का सृजन करते हैं, सोचते हैं, सृजन करते हैं। ओके, फिर हमने देखा कि सृजनात्मक कल्पना को है दो भागों में बांटा गया, कार्य साधक कल्पना, ओके, कार्य साधक या परिणामवादी कल्पना, और सौंदर्यात्मक यानी कि रसात्मक कल्पना। तो जो कार्य साधक कल्पना क्या है, इसमें ये जो है आवश्यकता को पूरी करा देता है। ओके, किसी भी चीज़ की अगर आवश्यकता है तो उसे पूरी करा देता है, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो कार्य साधक कल्पना यानी आवश्यकता को पूरी कराता है। ठीक है, आवश्यकता को पूरी कराता है, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये हो गया कार्य साधक हो गया हमारा, या परिणामवादी हो गया। फिर आता है सौंदर्यात्मक या रसात्मक कल्पना। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सुंदर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कहानी, चित्र, ये सारी चीज़ों का, सुंदर वस्तुओं का निर्माण। ओके, सुंदर वस्तुओं का निर्माण, जैसे कहानी हो गया, चित्र हो गया, कोई भी बनाना। ओके, तो हमने देख लिया कार्य साधक या परिणामवादी और सौंदर्यात्मक कल्पना। अब हम देखते हैं कार्य साधक कल्पना को दो भागों में बांटा गया, विचारात्मक या सैद्धांतिक, क्रियात्मक या व्यवहारिक। तो हम देखते हैं कि विचारात्मक या सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल। ओके, थ्योरेटिकल जो है इसको हमने, इसमें क्या है, किसी हम नियम और सिद्धांत का पालन करते हैं या सोचते हैं, नियम और सिद्धांत के बारे में सोचते हैं। नियम या सिद्धांत की उत्पत्ति हम लिख देते हैं, नियम व सिद्धांत की उत्पत्ति। जैसे उदाहरण में हम कह सकते हैं कि न्यूटन का नियम। ओके, जैसे हम कह सकते हैं न्यूटन का नियम। तो ये हो गया। फिर क्रियात्मक क्या होता है, किसी चीज़ को प्रैक्टिकल करके यानी करके। ठीक है, तो हमने जैसे यात्रा है, भ्रमण है, तो अगर हमने इसकी पूरी योजना बना ली तो उस पूरी योजना के बारे में सोचना, किसी यात्रा या भ्रमण की पूरी योजना के बारे में सोचना क्रियात्मक या व्यवहारिक है। ओके, कि हम वहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, पूरी योजना बनाना। फिर आता है सौंदर्यात्मक या रसात्मक कल्पना, दो भागों में बांटा गया, कलात्मक या मंतरंग। तो कलात्मक यानी आर्टिस्ट हो गया, तो इसमें क्या होता है, चित्र बनाना, यानी कि चित्र बनाने नए नए तरीके से सोचकर, कहानी लिखना, ओके, कोई भी प्ले करना। तो ये सारी चीज़ें हो गया, चित्र हो गया, कहानी हो गया, कोई भी प्ले करना हो गया, शायरी हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कलात्मक कल्पना में, पूछा जाता है, याद रखिएगा। फिर आता है मंतरंग कल्पना, यानी फैंटास्टिक बोलते हैं इसको, यानी कि इसमें सिर्फ हवाई किले बनाना, कुछ भी करना नहीं, केवल हवाई किले बनाना होता है, केवल बड़ी बड़ी सोचना होता है, करना कुछ नहीं होता है। बस बड़ी बड़ी आप सोच लें, लेकिन करना क्या है, कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया मंतरंग कल्पना। तो हमने ड्रेवर के अनुसार भी कल्पना का वर्गीकरण देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एक बार अर्थ हम समझा देते हैं। पुनरुत्पादक कल्पना, ज्यों का त्यों बीते हुए अनुभव का सोच लेना, अभिव्यक्त कर लेना। उत्पादक कल्पना,
बीते हुए अनुभवों का नए तरीके से सोचना सृजन करके। आदनात्मक या ग्राही अनुकरणात्मक कल्पना निम्न स्तर की कल्पना है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई बता दे उसी हिसाब से सोच लेना, यानी कि जैसे टीचर ने कोई चार्ट दिखाया तो उसी के बारे में कल्पना कर लिया। सृजनात्मक यानी कि अभौतिक वस्तुओं के बारे में कल्पना करना, ये उच्च स्तर का कल्पना स्तर है। फिर आता है कार्य साधक या परिणामवादी। तो कार्य साधक जो कल्पना है इसमें क्या है कि आवश्यकता के अनुसार हम अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है सौंदर्यात्मक, यानी इसमें सुंदर वस्तुओं का चित्रण किया जाता है। फिर आता है कार्य साधक के दो प्रकार होते हैं, विचारात्मक और क्रियात्मक। तो विचारात्मक में नियम और सिद्धांत की उत्पत्ति होती है, जैसे न्यूटन का नियम, और क्रियात्मक में क्या होता है, यात्रा और भ्रमण के बारे में पूरी योजना हम बनाते हैं। फिर सौंदर्यात्मक में क्या होता है, दो तरीके, कलात्मक और मंतरंग होता है। तो कलात्मक में क्या होता है, हम चित्र बनाते हैं, कहानी लिखते हैं, कोई प्ले करते हैं, शायरी लिखते हैं, वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कलात्मक में आ जाती हैं। और मंतरंग में क्या हो जाता है, केवल बड़ी बड़ी सोचना होता है और करना कुछ नहीं होता है, यानी केवल हवाई किले बनाने होते हैं। तो हमने ड्रेवर के अनुसार भी कल्पना का वर्गीकरण देख लिया। अब हम देखते हैं शिक्षा में इसका उपयोग क्या है, उसके बाद क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि कल्पना का शिक्षा में उपयोग क्या है। मैं एक उपयोग देखते जाते हैं, ओके, और लिखते जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। कल्पना क्या है, ज्ञान अर्जन में सहायक, ओके, ज्ञानार्जन में सहायक। अभी हम बताएंगे कैसे, ज्ञानार्जन में सहायक, ओके। फिर अगला हम क्या कहते हैं, अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक, अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति में सहायक, ओके। तो हमने क्या देखा, ज्ञानार्जन में सहायक और अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति में सहायक। फिर क्या है, समायोजन में सहायक, समायोजन में सहायक। फिर क्या होता है, भावी जीवन के निर्माण में सहायक, भावी जीवन के निर्माण में सहायक। तो हमने ये देख लिया, पहले चार हमने देखा, ज्ञानार्जन, अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, समायोजन के लिए, भावी जीवन के लिए, आदर्श चरित्र के निर्माण के लिए, आदर्श चरित्र के निर्माण के लिए, ओके। और हम देख लेते हैं एक दो और देख लेते हैं, नई चीज़ों की खोज और सौंदर्य का बोध कराने के लिए, नई चीज़ों का खोज, सौंदर्य का बोध कराने के लिए, ओके। तो अब हम देखते हैं कि कक्षा में इसका कल्पना का उपयोग हम कैसे करते हैं इसको। तो हमने देखा ज्ञानार्जन में सहायक, कोई भी चीज़ें हम सोचते हैं, कोई भी टॉपिक के बारे में सोचते हैं, तो कभी कभी होता है नई चीज़ें हमें पता चल जाती है जो हमें नहीं पता होती हैं, ठीक है। सोचते हुए या कोशिश करते करते नई चीज़ों की हम पता लगा लेते हैं, तो क्या हो जाता है, वो कल्पना ज्ञानार्जन में सहायक हो जाती है वो कल्पना, यानी कि सोचते सोचते हम जब नई चीज़ों का पता लगा लेते हैं, ठीक है, जो चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं, तो ये क्या हो जाता है, ज्ञानार्जन में सहायक। फिर अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति में सहायक, यानी कोई भी इच्छा है हमें उसके बारे में हम सोचेंगे तो कुछ देर के लिए हमें क्या हो जाती है, तसल्ली हो जाती है, तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होता है कि सोच के हम किसी इच्छा को पूरा करते हैं। समायोजन में सहायक, ठीक है। फिर आता है भावी जीवन के निर्माण में सहायक, भावी जीवन के बारे में सोचना, कल्पना करना, फिर उस मार्ग में चलना, तो ये हो जाता है भावी जीवन के निर्माण में सहायक। फिर होता है आदर्श चरित्र के निर्माण में, ठीक है, कोई भी कार्य करना या गलत कार्य करना तो उसके बारे में बाद में सोचना, कल्पना करना कि हमने ऐसा गलत किया तो ऐसा हो सकता है, तो उसके बाद अगर समझ में आ जाता है तो आदर्श चरित्र का निर्माण करना होता है, ठीक है, आदर्श चरित्र का निर्माण होता है। फिर नई चीज़ों की खोज करना, नई चीज़ों की खोज करना, सौंदर्य का बोध कराना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, कल्पना का शिक्षा में उपयोग हो गया। अब हमने देख लिया इतना सब, बस हमारा लास्ट इसमें बचा है पहले टॉपिक में बस मेरा बचा है ध्यान और रुचि और अवधान, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे सीधे हम उस पर आ जाएंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पे। तो ढंग से पढ़ते रहेगा, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।